अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ Q&A। और भाई काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया, इंटरनेशनल टूर्स में कुछ बिजी थे और कुछ और मामला भी चल रहे थे, बट फाइनली Q&A में हम आपको एजुकेट और आपके क्वेश्चंस का हम रिप्लाई करते हैं जो आपकी क्यूरीज होती हैं। और इंस्टाग्राम से मैं ले रहा होता हूँ, लेना आसान है क्योंकि टेम्पलेट्स बना बना मिल जाता है। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, सारी जगह पर मास्टेक ऑफिशियल करके हमारा नाम है। लेकिन आज का Q&A क्यों इंटरेस्टेड होने वाला है, बिकॉज आज हम करने वाले हैं गिव अवे ओप्पो A5 प्रो का। जो विनर होगा वो अनाउंस करेंगे और हमने 6 दिन पहले ही अनाउंस किया था। फ़ोन ऑल दो महंगा है हमारा जो है ना, इसके बारे में प्राइस के बारे में तो ओवर प्राइस वाला ही टैग हम जो है इसको देना चाहेंगे। ऑल दो आगे चल के सवालों में इसका जो है जवाब ले लेते हैं, लेकिन इसके विनर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम A5 प्रो के विनर को देखेंगे कि कौन है। हमने कमेंट सेक्शन से उठाया और आप भी कमेंट सेक्शन में रेगुलर रहना। ओप्पो A5 प्रो का जो विनर है उसका नाम है कॉल महद 7। इनकी इस तरह से आईडी होगी, आपने ये वीडियो देखने के बाद कांटेक्ट करना है इस दिए गए ईमेल पर, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि आप ओरिजिनल पर्सन है, तो ये आपकी अमानत है, ये हम आपको भिजवा देंगे। लेकिन भाई सिर्फ हम फ़ोन गिव अवे विनर अनाउंस नहीं कर रहे, हम टॉप फैन ऑफ द वीक भी अनाउंस करेंगे। जैसा कि आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, तो हमारा भी काम बनता है ना कि आप लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। तो 2 विनर हैं टॉप फैन ऑफ द वीक, एक हैं वकास अंजुम के जिनका इस तरह से आईडी है, और एक है आतिफ गेमिंग 5653, ये इनकी आईडी है। आपने भी कॉन्टैक्ट करना है भाई इस दिए गए ईमेल पर। अब बात कर लेते हैं Q&A की। तो सबसे पहला क्वेश्चन शेख मोहम्मद हमें कहते हैं, अली भाई मीट एंड ग्रीट करें और Q&A करवाएं और आवाम से उनका एक्सपीरियंस लें। भाई दिल तो बहुत करता है, लेकिन जिस तरह की इंडस्ट्री के हालात हो गए हैं, जितनी गालियां कमेंट सेक्शन में आजकल पड़ी होती हैं, जितना क्रिटिसिज्म मैं फेस कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा दिल घबराता भी है। लेकिन होप्स हो कि एक टाइम पे आके मुझे थोड़ी सी खुद एतमादी बढ़ जाए और मेरे इंटरनेशनल टूर थोड़े से कम होते हैं तो मीट एंड ग्रीट करेंगे। बहरहाल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो फिर शायद गर्मियों में उस तरीके से हम लोग फैसिलिटेट ना कर सकें, बट वी आर प्लानिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट मीट एंड ग्रीट प्लान करना चाह रहा हूँ। मैं यह चाह रहा हूँ कि कुछ ब्रांड्स को भी साथ बुलाया जाए ताकि उनको डायरेक्टली आप लोगों के ओपिनियन भी दिए जाएँ, एटलीस्ट उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ हो, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस भी ज़रा उनको शेयर किया जाए और अपनी भी ज़रा बात कर ली जाए। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हमें इस तरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ ब्रांड्स के लोगों को बुला के आप लोगों का ओपिनियन डायरेक्टली ज़रा हो जाए तो बेहतर हो, और किस सिटी में हमें पहले मीट एंड ग्रीट करना चाहिए ये कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, गुज्जर कहते हैं, अली भाई इतने टूर करते हो माशाल्लाह, टेल योर टूर बेस्ट मोमेंट। अल्लाह अकबर। मेरा बेस्ट मोमेंट तो भाई मेरे घर में ही गुजरता है और पाकिस्तान में गुजरता है। इससे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट्स मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलते हैं। बट हाँ ये है कि इंटरनेशनल टूर्स इस साल के जो है ना वो बड़े शॉर्ट टूर्स हैं। लाइक मुझे 3-3 दिन जो है वो जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैं आज ही सुबह चाइना के टूर से आया हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले गया था। ऐसे ही ईद से पहले सिंगापुर गया था। तो बेस्ट मूवमेंट उस तरीके से वो क्रिएट ही नहीं हो पाई, क्योंकि मैं व्लॉगर तो हूँ नहीं। मैं बेसिकली तो व्लॉग्स नहीं उस तरह के बनाता जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं। मैं टेक व्लॉग्स बनाता हूँ, टेक की ही मेरी काम होता है। तो मुझे जिस दिन पहुँचना होता है ना इमरजेंसी, मेरे साथ सीन ये है कि मेरा सुबह वीज़ा आ रहा होता है और शाम की फ़्लाइट होती है। तो मुझे सारा दिन पहले मुल्तान से लाहौर ट्रैवल करके जाके वीज़े का वेट करना पड़ता है। जैसे वीज़ा मिलता है फिर मुझे फ़्लाइट का वेट करना पड़ता है। फ़्लाइट का वेट करके फिर आगे पहुंचने के बाद इमिग्रेशन में कई बार टाइम लग जाता है और पहुंचते उसी दिन मुझे काम भी करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा बेस्ट मोमेंट उस तरीका का क्रिएट नहीं हो पाता है। बट आई थिंक मेरे जितने भी इंटरनेशनल टूर हैं, सबसे बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में अभी तक का, मेरी वो पहली नज़र जो अल्लाह के घर पर पड़ी थी, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट थी। और उसके बाद वाली जो मोमेंट है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर जब मैं गया और पहली नज़र जब मेरी जो है रोज़ा मुबारक पर पड़ी, वो फीलिंग बयान करने के लिए वर्ड्स तो है नहीं। मतलब पूरी कायनात एक साइड पर हो जाए और वो फीलिंग एक साइड पर हो जाए, तो मुझे वो फील जो आई थी ना, वो फील मैं अभी भी नहीं भूलता। और अभी भी ख्वाबों में, ख्यालों में अल्लाह का घर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जो है ना वो आंखों में चलता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने जो इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं दिनों के मैं चाइना में था, और पूछा ये है कि हाउ वाज योर टूर, फिर व्लॉग्स अपलोड करें प्लीज़। आप फैमिली व्लॉगर से तो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। फिर पूछा जी कोकोनट वाटर कैसा है, जो फॉलो कर रहे थे। फिर एक दोस्त ने ये पूछा है कि हज़रत साद बिन अबी वकास इन गोंजो के जो वहाँ पर आप रोज़ा मतलब उनकी जो मस्जिद है वो देखी कि नहीं देखी आपने। तो भाई मेरा चाइना का 3 दिन का टूर था। गोंजो मेरा स्टे नहीं था, मेरा वुहान स्टे था। बहरहाल गोंजो से मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी। यहाँ से तकरीबन 18 घंटे मुझे ट्रैवल करना पड़ा। पहले लाहौर एयरपोर्ट वेट किया, फिर उसके बाद 6 घंटे की फ़्लाइट थी। दैन फिर गोंजो पे मेरा 5 घंटे का लेओवर था। फिर मेरी वुहान की फ़्लाइट थी। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता था। ऑल्दो जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन मेरे जो उसी दिन काम थोड़ा सा कंप्लीट करना था, तो मैं गोंजो तो बाहर नहीं जा सका। हाँ, कोकोनट वाटर कैसा था, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया हुआ है तो मैंने मलेशियन एयरपोर्ट पर ईद से पहले सिंगापुर से आते हुए मैंने कोकोनट वाटर पिया था। वो वाटर जो था ना, दैट वाज अ बेस्ट वाटर एवर आई हैव ड्रिंक्ड। मतलब कुदरती अल्लाह पाक ने उसमें बड़ा जायका रखा हुआ है। चाइना वाला उतना मज़ेदार नहीं था, बट मलेशिया वाला ज़्यादा मज़ेदार था।
और व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करते, क्योंकि फैमिली व्लॉगर से तो आप बेहतर व्लॉग अपलोड करते। देखो मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करता, हर किसी की अपनी व्यूअरशिप है। आजकल वैसे भी अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए ना तो हम गालियाँ तो ज़रूर दे देते हैं फैमिली व्लॉगर्स को, लेकिन देखते भी उन्हीं को ही हैं। तो मुझे आप फैमिली व्लॉगर्स के साथ उस तरीके से कंपीट ना करें। हाँ, व्लॉग्स इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा क्योंकि जितने भी टूर इस साल लग रहे हैं वो बड़े शॉर्ट टाइम टूर्स हैं, क्योंकि वापस आके ज़्यादा काम कंप्लीट करना पड़ता है। अभी बहुत ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में A56, A36 और A26 के रिव्यू मांग रहे थे, क्योंकि मैं उन दिनों में जैसे ही वो लॉन्च हुए मैं उससे अगले दिन ही ट्रैवल कर रहा था चाइना के लिए, तो मैं वो वीडियोज़ नहीं बना सका, तो मुझे आके ही बनानी थी ना, तो वो मैंने बनानी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें लाइन हैं वो मैंने करनी होती हैं, तो अपना फिजिकल बिजनेस देखना होता है, फैमिली भी देखनी होती है। दैट्स वाई कि मैं उतने व्लॉग्स नहीं बना रहा होता, क्योंकि व्लॉग के लिए टाइम चाहिए होता है, एक स्टोरी चाहिए होती है, और मैं वहाँ पर घूम फिर ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक मार्केट में जा सकता हूँ, मतलब एक जगह जाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे वापस आके सोना पड़ता है और फिर अगले दिन दोबारा से काम करना पड़ता है। और इस दफ़ा स्पेशली यूरोप पर MWC का जो टूर था वो भी छोटा था। लास्ट ईयर हमने कुछ 10-15 दिन गुजारे थे, इसलिए डिफरेंट व्लॉग्स मिलते रहे, लेकिन इस साल 4-5 दिन का टूर था, फिर मैं वापस आ गया, तो इसी वजह से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए हैं। बट इंशाल्लाह आई होप कि आगे चल के मैं थोड़े से टूर्स को थोड़ा बड़ा कर सकूं, 1-2 दिन गुजार सकूं, ताकि उन कंट्रीज़ का विजिट करूं। हाँ, अभी तक अगर आप मुझे पूछोगे ना कि कौन से सिटीज़ आपको पसंद आए, तो मैंने जितनी भी सिटीज़ जो है ना वो विजिट किए, जितने भी कंट्रीज़ विजिट किए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एम्बियंस अच्छा मुझे, जो सफाई साफ़ सुथरी और एक एटीट्यूड अच्छा लगा, वो मुझे थोड़ा सा यूरोप बेटर लगा है अपने ओपिनियन की अगर मैं बात करता हूँ। सेकंड नंबर पर सिंगापुर आता है, और देन फिर मलेशिया और चाइना भी इंक्लूडेड हैं। चाइना के लोग मुझे थोड़े से ज़्यादा ईमानदार लगे। लाइक कुछ ऐसे सीन हैं जो मैं अपनी व्लॉग वाले चैनल पे शेयर करूंगा भी कैसे, लेकिन उस पर मैं आपको ओपिनियन ज़रूर दूंगा। बट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया चाइना का टूर, बट शॉर्ट टाइम का था, उस तरह से एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है। तो ये सारे आंसर हो गए मेरे टूर को लेके। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी ज़ात के बारे में ले लेता हूँ। मुझे पूछा गया है नूर की तरफ से, आप फिर से हेल्दी होते जा रहे हो। नहीं भाई, मैं हेल्दी नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा मस्कुलर हो रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने आप को लीन किया ना तो फिर नीचे यही कमेंट आ रहे थे, भाई ड्रग वर्ग तो नहीं शुरू कर दी, चर्सी तो नहीं बन गए? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से। मेरी कोई कैबिनेट ऐसी नहीं है जो गलत हरकत करती हो। तो मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं अपने ज़मीर का ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने जो लिबास का ज़िम्मेदार हूँ कि मेरा लिबास इन चीज़ों से साफ़ है। जो एक होता है ना कुदरती लिबास जो इंसान ने उड़ा होता है, एक मुसलमान ने उड़ा होता है, वो इन चीज़ों से साफ़ है। लेकिन हाँ, हेल्दी होने की वजह यही है कि मैं अब थोड़ा सा मस्कुलर हो रहा हूँ, थोड़ा सा अपने मसल्स को ताकतवर कर रहा हूँ, ताकि आगे बुढ़ापा जो है ना वो अच्छा गुजर सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है मैं एंजॉय कर सकूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक Q&A की। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अगर हम यूवी ग्लास काफ़ी देर बाद उतारते हैं तो कोई मसला तो नहीं होता? देखो, कुछ यूवी ग्लास में ये मसला आता है कि थोड़ी देर से बाद जब आप उतारते हो, वो स्क्रीन पर उसकी जो गम है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, चिपक जाती है। उससे क्या है कि उतारने का मसला होता है। उतारते हुए कई बार स्क्रीन डैमेज भी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि उसको थ्रू जो है ना वो किसी मेटल के थ्रू उतारा जा रहा होता है, तो स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। यूवी ग्लास अगर कर्व स्क्रीन आपको यूज़ कर रहे हो तो यूवी ग्लास आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने के अंदर एक बार ज़रूर चेंज कराना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना होता है तो लोकल ग्लास के अंदर ये मसले मिलते हैं, जिससे डिस्प्ले ख़राब होने का डर होता है। और हाँ, अगर कर्व स्क्रीन यूज़ करें तो यूवी ग्लास इज़ द ओनली ऑप्शन, बट अच्छा यूवी ग्लास लगा लो तो थोड़ा टाइम लग जाता है और चल जाता है, और उससे ये होता है कि स्क्रीन भी सेफ रहती है। बट जिससे भी यूवी ग्लास लगाओ वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वॉल्यूम रॉकर कीज़ हो गई, ऑन ऑफ कीज़ हो गई, और जो स्पीकर हो गया उसमें गम चली जाती है, और फिर उसके बाद ज़्यादा मसला जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो किसी प्रोफेशनल से ही लगवाना। ओके, बासित कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से पिक्सल फ़ोन 2025 में नहीं लें अकॉर्डिंग टू स्पेक्स एंड प्राइस? नहीं लें मतलब आप देखें 2025 में आपको पिक्सल 4 XL टाइप के फ़ोन नहीं लेने चाहिए। पिक्सल 4a 5G ओल्ड गाय हो गया। पिक्सल 6a अपनी प्राइस सेगमेंट में 40-42 हज़ार रुपये में एक अच्छी ऑप्शन है। अगेन 6 आ जाता है 50 से 55 हज़ार रुपये में एक अच्छी ऑप्शन है। और इसी पैसों में 7a भी आ चुका है, जिसका मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाला हूँ कि वाई शुड यू बाय दिस, ईदर यू बाय इट और नॉट। बट नहीं लेने में सिर्फ ये पिक्सल 5 सीरीज़ तक के जितने भी फ़ोन हैं वो आपको नहीं बाय करने चाहिए, क्योंकि रूटेड पैच होते हैं, मसले मसाइल 100 चलते रहते हैं, और आप इतनी रिफर्बिश कंडीशन में आ रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगी। और 2025 के एंड पर आप देखोगे पिक्सल 6 सीरीज़ के अंदर भी आपको रिफर्बिश क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ओरिजिनल क्वालिटी तो लिमिटेड थी जो शुरू में बिकने लग गई और अब बिक भी रही है। लेकिन स्टिल जो चाइनीज़ रिफर्बिश फ़ोन है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, और उनको जज करने के लिए मैं ऑलरेडी रिफर्बिश और एक ओरिजिनल फ़ोन की जो पहचान होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उस पर वीडियो डाल चुका हूँ। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना मिले तो मास्टेक करके सर्च कर लेना, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। हया खान पूछते हैं कि वीवो का 40 to 50 के रेंज में कोई अच्छा मोबाइल सजेस्ट कर दें। देखो, यूज़ में ले लेना। वीवो की इस टाइम जो स्ट्रेटजी है, अंडर 100 के कोई भी बेस्ट फ़ोन नहीं है। किसी में डिस्प्ले अच्छा मिलता है, किसी में बैटरी अच्छी मिलती है, कैमरा तो किसी भी फ़ोन में आपको टॉप नॉच नहीं मिलेगा। कोई यूज़ फ़ोन लेना, और वाई सीरीज़ के फ़ोन तो वीवो के बिल्कुल भी आपने नहीं लेने। और ये भी मैं अपनी वीडियोज़ में पब्लिकली बता रहा हूँ। अनबॉक्सिंग जो होती है ना वो एक इंट्रोडक्शन और डिवाइस होती है। मैं कब तक ये डिंडोरा पीटता हूँ,
ठीक है, वो हमारा एक बिजनेस होता है, उसको हम अपना बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन जो ओपिनियन वीडियो होती है वो ज़रूर देखा करो, या रिव्यू या कंपैरिजन वीडियो ज़रूर देखा करो, उससे ही डिसाइड कर पाओगे ना। मैं बाकियों की तरह तो नहीं आपको ये कहूँगा कि एक ही वीडियो में कि भाई ये हो गया, ये हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस फ़ोन को एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी यूएसपीज़ पे बात करता हूँ कि यूएसपीज़ कैसी हैं, कैसी नहीं, किस वजह से आप ले सकते हो, किस वजह से नहीं ले सकते। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। तो इमरान खान कहते हैं सैमसंग A56, A26 और A36 का रिव्यू कब आ रहा है? बस आ गया हूँ भाई मैं, आज कल 1-2 दिनों में आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला उसके फिर आगे कंपैरिजन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब फ़ोन लॉन्च होता है फ़ौरन से नहीं लेना चाहिए उसको, कम से कम कुछ अरसा वेट करो। हम समझ रहे होते हैं कि मार्केट की क्या डिमांड चल रही है और उस हिसाब से कंटेंट आ रहा होता है। कंपैरिजन के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअली वो ठीक है कि नहीं, या बेस्ट स्मार्टफोन विच बेस्ट स्मार्टफोन यू हैव टू बाय, वो वीडियोज़ आ रही होती हैं, उनको देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है रिव्यू वगैरह करने के लिए। नई चीज़ तो नहीं होती है, मतलब वो तो सही चल रही होती है, थोड़ा से बाद उसके प्रोज और कॉन्स का समझ आ रही होती है। ओके जी, इट्स ताहा तारिक कहते हैं मीडियाटेक G99 G100 से कब जान छूटेगी? जब तक भाई हमारी इस PTA टैक्स से जान नहीं छूटती, इस गवर्नमेंट पॉलिसी से जान नहीं छूटती, तब तक तो जान छूटने वाली नहीं है। देखो अनफॉर्चुनेट, इसमें ब्रांड्स का भी एक रोल पार्ट है। अब अगर आप इंडिया की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट को कंपैरिजन करते हो तो स्टिल यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज इंडियन मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा चंक है कि वहाँ पर यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोकल इंडस्ट्री की रेगुलेटरी के बाद भी, टैक्सेशन इतने लगाने के बाद भी फिलहाल गवर्नमेंट पॉलिसी ही स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। और 5G फोन्स पर अलग से टैक्स लग रहा होता है, ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी इस बात पर। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। यही दो हार्डवेयर है 4G में जो अवेलेबल है, या स्नैपड्रैगन 6S Gen वो 1 या 2 आ रहा है 4G वाला, सिर्फ वो सेम लाइक स्नैपड्रैगन 685 ही काम करता है। ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया। मैंने पहले किसी साल पहले एक वीडियो में बात की थी, तो फिर एक नीचे भाई हैं, वो लगता है कि ज़रा जो है ना ChatGPT टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, या ऑनलाइन थोड़ी सी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, हाउ वुड यू से दैट कि ये जो स्नैपड्रैगन के ये 6 सीरीज़ वाले हार्डवेयर हैं कि ये 685 नहीं होंगे। तो भाई परफॉर्मेंस सेम है, जब GPU सेम है तो गेमिंग परफॉर्मेंस सेम है, CPU की क्लॉक स्पीड सेम है, बस उसके अंदर थोड़ा सा फैब्रिकेशन प्रोसेस कम कर दिया जाता है ताकि बैटरी एफिशिएंसी बेटर हो जाए, और कोई भी नहीं है। और ये चूना जो है ना, ये दुनिया को लग रहा है पिछले 4 साल से, नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी फैब्रिकेशन प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, बाकी जो परफॉर्मेंस लेवल है या उसकी कैपेबिलिटीज़ हार्डवेयर की वो सेम रहती हैं। यही बात मैंने तब की थी, इसी बात पर मैं आज कायम हूँ, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस और चीज़ होती है। जो ऑनलाइन आप स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो ना, उसमें नंबर गेम और ज़रूर होती है, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो ना, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि 20,000 के 108 मेगापिक्सल, 50,000 के 108 मेगापिक्सल और 2 लाख के 108 मेगापिक्सल की जो फोटोज़ हैं उनमें फ़र्क होता है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस में भी फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली अगर मीडियाटेक Helio G99 G100 से जान छुड़वानी है तो फिलहाल दुआ करनी है और हिम्मत रखनी है, ताकि पाकिस्तान इस जगह पर आ सके कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन कम हो, थोड़ी इकोनॉमी बेटर हो, फिर ही हमें अच्छी ऑप्शन 60-70 हज़ार रुपये में देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ मैंने पहले ही कह दिया था इस साल के स्टार्ट में कि आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, और ये रियलिटी है, ये मेरे आपके बस में नहीं है कि हम जो है वो खुद से कोई प्रोडक्ट बना लें। ब्रांड्स फ़िलहाल समझ रहे हैं मार्केट को, लेकिन ब्रांड्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में यंग जनरेशन फ़ोन बाय करती है। दे नीड अ कैमरा, दे नीड अ परफॉर्मेंस, दे नीड अ बेस्ट डिस्प्ले, और 60-70 हज़ार रुपये एक बड़ी अमाउंट है जब लोग लगाते हैं। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा किट फ़ोन बाय करते हैं, इधर बॉक्स पैक बाय करने से, लेकिन बॉक्स पैक में यही ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओके जी, अब्दुल कहते हैं अली भाई बेस्ट फ़ोन अंडर 30 के, ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मेरी नज़र में इस रेंज का बेस्ट फ़ोन अगर डिस्प्ले में देखता हूँ या अगर मैं डिज़ाइन देखता हूँ तो S25 है, जो कि 28,500 से 30,000 रुपये मिल रहा है बॉक्स पैक के हिसाब से। अदरवाइज़ वीगोटेल Note 23 2 साल पुराना ज़रूर है, लेकिन 8GB 256GB फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और G99 के साथ परफॉर्मेंस में थोड़ा बेटर है। बाकी फ़ोन्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़, और इस रेंज के जितने भी फ़ोन आप लोगे सभी की परफॉर्मेंस या कैमरा आपको एक जैसी मिलेगी, बस थोड़ी सी शेप में फ़र्क मिलता है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मरियम पूछती हैं काइंडली सजेस्ट मी अ गुड फ़ोन अंडर 90K विद गुड कैमरा फॉर माई पर्सनल यूजेज। देखो कैमरा के हिसाब से अगर आपने आज के टाइम में कोई फ़ोन लेना है, मैं ऑलरेडी यूज़ फ़ोन के बारे में भी वीडियो डाल चुका हूँ, वो देख लो। उसके अंदर मैंने टोटली बताया कि ऑफिशियल PTA उसमें आपको अच्छी कंडीशन में भी मिल जाते हैं, विद वारंटी भी फ़ोन मिल जाते हैं, या तो वो देख लो। नहीं तो अगर किट फ़ोन्स की तरफ जाना है तो यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ गूगल Pixel 7 Pro, या आप थोड़े से पैसे डाल के Pixel 8 Pro ले सकते हो, या Pixel 8 भी मिल जाता है। दीज आर द बेस्ट ऑप्शन, बट पैच होते हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। आपने अपना कंफर्ट जोन देखना है, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा फ़ोन बाय करना है। इधर बॉक्स पैक के अंदर कोई भी फ़ोन फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो रमीज़ खान कहते हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि Realme 14 सीरीज़ किधर रहेगी। भाई मेरे पास से हुए ना तो मैं MWC तो चुके थे लैंड था, लेकिन नहीं है मेरे पास से ना। तो फिलहाल Realme 14 सीरीज़ अपकमिंग स्मार्टफोन में मैं वैसे एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा आपको, लेकिन Realme 14 सीरीज़ नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में लॉन्च हो रही होगी, और उसका एक ही फ़ोन फिलहाल पाकिस्तान में आ रहा है, या शायद Realme 14 हो या Realme 14 Pro Plus, या इस टाइप प्रो करके भी मॉडल हो सकता है, बट
एक ही मॉडल आ रहा है नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में। उसके बाद हमसे जायद अफजल पूछते हैं टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर लॉन्च डेट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या मतलब भाई? 1,10,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, एग्जैक्ट मैं बता चुका हूँ पहले आपको। लॉन्च डेट मतलब लाइक दे आर गोइंग टू बी लेट, बट लिमिटेड क्वांटिटी आ रही है पाकिस्तान में 1,10,000 रुपये में। नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर ऑन पेपर हम स्पेक देखते हैं, डायमेंसिटी 8350 मिलता है, टेलीफोटो लेंस भी है, डिस्प्ले अच्छा कर दिया, साइज़ अच्छा कर दिया है। ये नेक्स्ट मंथ कुछ 10 से 15 तारीख के अराउंड जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। मतलब आपको अप्रैल मई में जाके देखने को मिलेगा। साथ क्रिएटर कहते हैं वन प्लस एंड IQO कमिंग पाकिस्तान। वन प्लस आ रहा है, IQO का नहीं मुझे पता। वन प्लस अंडर ओप्पो आ रहा है, जैसे रियलमी अंडर ओप्पो काम कर रहा है ना, वैसे ही वन प्लस करेगा। और रियलमी C सीरीज का ब्रांड होकर रह गया, तो वन प्लस में देखते हैं अब क्या क्या डिवाइस आती हैं क्या नहीं। ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा इनको डंप कर दिया जो है रियलमी वालों को, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, इन फ्यूचर यही पता लगेगा। इस साल वैसे वन प्लस आ जाएगा। दैट्स मी चौधरी कहते हैं अली भाई एनी न्यूज़ ऑन ZT अपकमिंग स्मार्टफोन। देखो नेक्स्ट मंथ कुछ V सीरीज़ का फ़ोन आ रहा है, कोई बड़ी बैटरी के साथ, और उसके बाद हमें जून या जुलाई के अंदर इनकी GT सीरीज़, जैसे GT Neo 3 था, जैसे GT Neo 3 Pro था या GT था, इस टाइप के Neo 3 था सॉरी, इस टाइप के फ़ोन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वो हमें जो है वो जून जुलाई में जाके लॉन्च होते हुए मिल सकते हैं। तौकीर अख्तर कहते हैं रियलमी GT सीरीज़ कमिंग टू पाकिस्तान। मे बी ग्लोबल लॉन्च तो आ रही है मई के एंड पे, प्रॉबली मैं भी लॉन्च पे इन्वाइटेड हूँ, लेकिन अभी राइट नाउ कंफर्म नहीं है। बट हाँ, रियलमी GT 7 लॉन्च हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, दैट कुड बी लॉन्च, क्योंकि रियलमी GT 6 लॉन्च हुआ था, तो दैट विल बी लॉन्च इन पाकिस्तान प्रॉबली, कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट हाँ, रियलमी GT 7 सीरीज़ में से एक फ़ोन तो आएगा। ओके, अदील अंसारी कहते हैं नथिंग फ़ोन 2 इन कमिंग पाकिस्तान। देखो नथिंग फ़ोन 2 का तो मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे इतना पता है कि नथिंग फ़ोन पाकिस्तान में एक येलो स्टोन कंपनी है, जो आई थिंक ग्रीन टेक कोई होती थी, वारंटी वाली डिस्ट्रीब्यूटर होता था, वो ऑन करते हैं। वो नथिंग ब्रांड के कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। अभी इसकी एग्जैक्ट खबर तो नहीं है। फ़ोन्स आएंगे नथिंग के, जो कि आपको मिड ऑफ दिस ईयर जो है लॉन्च होते हुए मिलेंगे। तो एक अच्छा कंपेटिटर अगर ब्रांड आता है, प्राइस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो देखते हैं कि ये कितने compete कर पाते हैं मार्केट को। बट मुझे जो उम्मीद है ना, वो कि महंगे ही आएंगे फ़ोन, क्योंकि नथिंग वर्क लाइक आ वन प्लस, क्योंकि एक्स वन प्लस CEO की कंपनी है, तो प्राइस उस हिसाब से अपने माइंड में आपने रखनी है। टैक्सेस ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है। शुएब शाह कहते हैं Xiaomi 15 वर्सेस F7 अल्ट्रा, विच फोन इज़ बेटर फॉर कैमरा प्लस परफॉर्मेंस? आई विल डेफिनेटली गो फॉर Xiaomi 15। टेलीफोटो लेंस मिलता है, साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, शेप बहुत अपीलिंग है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस वही स्नैपड्रैगन 8 एलीट दोनों फ़ोन में मिल रहे हैं, तो मैं Xiaomi 15 की तरफ जाऊँगा। पोको F7 अल्ट्रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया मेरे हिसाब में, इतने महंगे फ़ोन्स के ऊपर ज़रा थोड़ा सा होता है कि यार इन्वेस्ट करते हुए ज़रा शेप और बाकी चीज़ें मिल जाए। ओके, सुभान शेख कहते हैं आंसर दिस प्लीज़, ओप्पो रेनो 11 5G वर्सेस वीवो V30 फॉर कैमरा, V50 और V30 मेनली कैमरा। देखो वीवो के V50 बेटर होगा इनमें से, लेकिन अगर आप ओप्पो रेनो 11 और V30 को कंपेयर करते हो तो V30 का कैमरा बेटर होगा। ओप्पो रेनो 11 का सिर्फ आपको ज़रा ना थोड़ा सा ये कि ज़रा डब्बा पैक फ़ोन सस्ता मिल जाता है। अदरवाइज ऑल ओवर कंपैरिजन करता हूँ तो स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के साथ V30 थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 11 5G। मलिक बिलाल कहते हैं अली भाई Redmi Note 14 Pro Plus का किस फ़ोन के साथ कंपैरिजन करें, जैसे Vivo V50, ओप्पो रेनो 13। देखो फ्लैट बॉडी लेनी है तो ओप्पो रेनो 13 इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, हार्डवेयर अच्छा है, इवन इस फ़ोन का कैमरा बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 14 Pro Plus। Redmi Note 14 Pro Plus में बस ये एडवांटेज है कि एक वीगन लेदर एडिशन मिल जाता है और डिस्प्ले थोड़ा बेटर मिलता है, बैटरी या डुअल स्पीकर क्वालिटी थोड़ी बेटर मिल जाती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि रेनो 13 पहली चॉइस होनी चाहिए फॉर अ कैमरा, या अगर फ्लैट बॉडी यूज़ करना है। वरना Vivo V50 इज़ नॉट अ बैड, क्योंकि 1,25,000 रुपये में आता है। बस स्नैपड्रैगन 7 Gen वाला जो हार्डवेयर है ये आपको Redmi Note 14 Pro Plus में भी वही कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है और वही में वही मिलता है। इवन रेनो 13 में UFS 3.1 की स्टोरेज है, जो कि आपको बाकी दोनों फ़ोन में UFS 2.2 की मिलती है, तो ये डिफरेंसेस देख लेना। बट मुझे लगता है रेनो 13 जो है ना वो एक अच्छा फ़ोन है अगर इनमें से चूज़ करना हो। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी फोन्स प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ये यूज़ में भी सस्ते मिल रहे हो तो आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। फैज़ान राजपूत कहते हैं V50 वर्सेस Xiaomi 14T फॉर कैमरा, Xiaomi 14T फॉर कैमरा, फॉर परफॉर्मेंस, फॉर ऑल ओवर। हाँ, डिस्प्ले जो V50 का है वो थोड़ा बेटर होगा, लेकिन मुझे Xiaomi 14T टेलीफोटो लेंस, लाइक का इंटीग्रेशन और उस हिसाब से थोड़ा बेटर लगा है अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो। ओके, मोहम्मद सरमद कहते हैं बेस्ट फ़ोन इन 120K गो फॉर कैमरा एंड डे टू डे यूजेज। बॉक्स पैक के हिसाब से तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यूज़ फ़ोन की भी ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ। बट इस पैसों में अगर आपको किट फ़ोन की तरफ जाना है तो Google 8 Pro, OnePlus 11, ये दो बेटर ऑप्शंस आपको इस रेंज में मिल जाती हैं।
ओके जी, आईफोन भी ले सकते हो, लेकिन आईफोन नॉन PTA 13 Pro Max तक ही इस रेंज में, थोड़े से ऊपर जाके रेंज में मिलेगा, बट वो नॉन PTA JV होता है, तो फिर अपने अपना कंफर्ट जोन भी देखना होता है। अदरवाइज इस पैसों में आईफोन 12 PTA अप्रूव मिल रहा होता है या 13 PTA अप्रूव मिल रहा होता है, लेकिन बैटरी कॉम्प्रोमाइज़, डिस्प्ले कॉम्प्रोमाइज़, ये माइंड में रखना, डिपेंड आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस में भी करता है। ओके जी, अहमद रान कहते हैं अली भाई 13 प्लस लेना चाहिए ओप्पो रेनो 11। देखो 13 प्लस का कैमरा थोड़ा बेटर होगा ओप्पो रेनो 11 से। 11 में ऑल्दो टेलीफोटो लेंस ज़रूर है, बट उस हिसाब से वो उतनी डिटेल नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन अगर आप कर्व स्क्रीन और एक आप चाहते हो कि थोड़ा सा प्रीमियम दिखने वाला फ़ोन हो, तो रेनो 11 इज़ नॉट अ बैड चॉइस, बट प्राइस का काफ़ी डिफरेंस दोनों में मिलेगा। 13 प्लस के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 11। ओके जी, एम जैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आईफोन 16 Pro Max या S25 अल्ट्रा कौन सा बेस्ट रहेगा कैमरा बैटरी के हिसाब से? देखो आपने एक चीज़ तो ये माइंड में रखनी है कि आप iOS यूज़र हो कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप iOS यूज़र हो तो 16 Pro Max इज़ अ टॉप फोन राइट नाउ। अगर iOS यूज़र में देखते हैं तो डेफिनेटली अच्छा है, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है। हाँ, S25 अल्ट्रा का डिस्प्ले मुझे थोड़ा बेटर लगा, वेट वाइज वेट इंप्लीमेंट बहुत अच्छा लगा, कैमरा में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, फास्ट चार्जिंग थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली फॉर एंड्रॉइड यूज़र S25 अल्ट्रा, फॉर iOS यूज़र X16 Pro Max इज़ अ बेटर चॉइस अगर आप बाय करना चाहते हो। बट जो S25 अल्ट्रा वो 512 GB उतने में मिल जाता है जितने में 256 GB 16 Pro Max मिलता है। बिलाल कहते हैं अस्सलाम अली भाई, वालेकुम अस्सलाम, 130K के बजट में इसमें सैमसंग का न्यू A56 लें या S23 FE यूज़ सही रहेगा? S23 FE यूज़ सही रहेगा बिकॉज ऑफ टेलीफोटो लेंस, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा प्रीमियम डिस्प्ले। बट हाँ, डिस्प्ले दोनों का मिलता जुलता है, बिल्ड दोनों की मिलती जुलती है। आप जो A56 है ना, इसको एक एज अ रीब्रांडेड फोन ऑफ S23 FE भी कंसीडर कर सकते हो, बट फ़र्क सिर्फ टेलीफोटो लेंस या कैमरा ऑप्टिमाइजेशन का मिलेगा। ओके जी, इसाक कहते हैं ओप्पो रेनो 12F 5G विद DM डायमेंसिटी 6300 इन 63K और A34 5G विद डायमेंसिटी 1080 इन 73K वर्थ इट बॉक्स बैग। देखो 12F 5G 63,000 रुपये का ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, लेकिन A34 इज़ नॉट अ बैड चॉइस, बट वही अगेन 2500-3000 का चार्जर लो, बेचने जाओगे तो पैसे ज़्यादा तोड़ेगा। बट हाँ, अगर आप सैमसंग यूज़र हो तो नॉट बैड, क्योंकि अपडेट्स प्रॉपर मिलेंगे आपको इसमें। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपये का डिफरेंस के बाद आपने जज करना है कि इधर यू वांट टू बाय, यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन सैमसंग फ़ोन और नॉट। मुझे नहीं लगता कि A34 जो 4 है फ़िलहाल कहीं ना कहीं 73,000 का मिल रहा होगा। रेट इसका थोड़ा ज़्यादा होगा प्रॉब्ली, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट हाँ डेफिनेटली सैमसंग एक बेटर ऑप्शन होगी फॉर अ ब्रांड वैल्यू लाइक, लेकिन रीसेल आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है। ओके जी, मोहम्मद कहते हैं क्या CPID फ़ोन्स ब्लॉक हो सकते हैं? 70% चांसेस हैं, क्योंकि जिन फ़ोन्स का टैक्स ऑलरेडी पे भी हुआ है वो भी बंद हो रहे हैं और कोई सर पैर नहीं है, कोई मालिक नहीं बनता है, ना तो शॉपकीपर बनता है, ना ही PTA बनता है। PTA कहता है भाई जी ये तो आपने नॉन PTA लिया हुआ था, CPID लिया हुआ था, अब ब्लॉक हो गया, अब तो आप जाओ जहाँ मर्जी जाओ, और क्राइम भी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये मसला CPID फ़ोन बाय करने से आपको आता है। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिन पे यूनिक IMEI लगाया जाता है, 4G वाले फ़ोन का IMEI लगाया जाता है, उसका टैक्स पे किया जाता है, वो चलते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कब PTA बंद कर दे। PTA पूरी की पूरी सीरियल बंद करता है कि ये सीरियल जो है ना ये करप्टेड है, लाइक कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। ये 2G फ़ोन के भी कई बार IMEI लगा देते हैं, या वो जो कीपैड वाले फ़ोन का आप IMEI नंबर लगवाते हो ना जिसके अंदर इंटरनेट चलता ही नहीं है, तो वो PTA बंद कर देता है, उसमें दोबारा आपको पैच करवाना पड़ेगा। बस यही हल है, CPID फ़ोन का यही हल है। और सैमसंग का CPID अप्रूवल जो सर्वर है वो बंद पड़ा हुआ है, तो सैमसंग के फ़ोन तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगर इनका CPID उड़ गया तो आपको बहुत मसला फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में सर्वर अप्रूव होगा ही नहीं और काफ़ी कॉस्टली है। तो आई थिंक सैमसंग के CPID अप्रूव फिलहाल नहीं लेने चाहिए, सिर्फ पिक्सल इज़ अ ऑप्शन, और उनमें भी आपने जो OEM अनलॉक वाले हैं वही लेने हैं। जिन पे OEM लॉक्ड होता है उनको खोल के फिर पैच किया जाता है, बूट लोडर अनलॉक करके पैच किया जाता है, तो उनमें थोड़े बहुत आपको ये इश्यूज़ मिल सकते हैं, जैसा कि बूट लोडर को लॉक करवाना, जैसा कि अगर पैच उड़ गया तो फिर से आपको 10 से 15,000 रुपये, कुछ IC भी कहते हैं लगाते हैं, 10 से 15,000 रुपये पैच का पे करना पड़ेगा। तो उसका महंगा पैच होता है एज़ कम्पेयर टू OEM अनलॉक। OEM अनलॉक 1000 से 1500 2000 रुपये लोग लेते हैं, तो वो पैच कर देते हैं, बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। अदील अंसारी कहते हैं ओप्पो रेनो 13F वर्सेस Vivo V50 Lite 4G कज़न ब्रदर ब्रो जैसे टेक्नो इन्फिनिक्स है, दोनों ही नॉन रिकमेंडेड फॉर कैमरा, नॉट रिकमेंडेड फॉर परफॉर्मेंस। सिर्फ डिस्प्ले थोड़ा अच्छा दिखता है, या बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी दिखती है, या फास्ट चार्जिंग बढ़िया, बड़ी बैटरी मिल जाती है, बस ये फोकस्ड है आपकी तो आप ले सकते हो। या बॉक्स बैक की फोकस है तो फिर आप पुरानी जनरेशन या 6 महीने 8 महीने पुराने वाले मॉडल, जैसे कि ओप्पो रेनो 12 5G अवेलेबल है, जैसा कि आपको इन्फिनिक्स के ये नोट 50 सीरीज़ मिल रही है, नॉट बैड। देखो प्राइस डिफेंड नहीं कर रहा, बट यूज़ में मिलते हों, प्राइस कट के बाद मिल रहे हों, तो डेफिनेटली ये फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इन दोनों फ़ोन से। कैमराज भी अच्छे हैं।
अगले सवाल की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर अहमद पूछते हैं, अली भाई टेक्नो कैमन 30 में एंड्रॉयड 15 की कब अपडेट आएगी? देखो इन्फिनिक्स ने रोल आउट शुरू कर दी है अपनी नोट 40 सीरीज़ में। अब लगता है कि कुछ 10-15 दिन बाद टेक्नो भी रोल आउट करना शुरू कर देगा, लेकिन काफ़ी डिले हो गया। लेकिन जब ये कमिटमेंट, जब फ़ोन लॉन्च होता है ना, ब्रांड्स को भी मैसेज है, तब भाई आप कमिटमेंट रखो कि आपने 1 साल के अंदर एटलीस्ट ये मिड रेंज सेगमेंट के जो फ़ोन हैं, टेक्नो के कैमन 40 सीरीज़ है, 30 सीरीज़ है, इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ है, नोट 50 सीरीज़ है, इनके अंदर तो रोल आउट प्रॉपर रखो, क्योंकि इस रेंज के अंदर यूज़र आपके सिर्फ यूआई से तंग आ रहा है। बाकी चीज़ें आपने बेहतर कर दी हैं, बट यूआई को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ और अपडेट्स को प्रॉपर रोल आउट करने की ज़रूरत है। ओके जी, साद आमिर कहते हैं अपने हेटर्स को के बारे में क्या ख्याल है जो आजकल बड़े बड़े कमेंट करते हैं? देखो भाई, ज़िंदगी रही, मेरे ज़ुबान, मेरे वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा होता हूँ, या मेरा काम, या मेरे ओपिनियंस, यही मेरा जवाब होंगे। और हेटर्स ना हो तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे? तब हम कैसे समझेंगे? आज के टाइम में अगर आपने सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो बस एक फार्मूला हाथ में लगा लो, आपने किसी चीज़ को अच्छा नहीं कहना, हर चीज़ में कीड़े निकालने हैं, अपनी सोच जो है ना वो मुसल्लत करनी है अपने यूज़र के ऊपर, फिर आप ठीक हो। आपने बिल्कुल बैलेंस नहीं चलना, आपने बिल्कुल मुल्क की कंडीशन नहीं समझनी, आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि हालात कहाँ जा रहे हैं, आपने बिल्कुल कुछ भी किसी की इज़्ज़त को समझना नहीं है, बस आपने अपना उल्लू सीधा करना है। तो यू हैव टू डू अ नेगेटिव रिव्यूज़। जब आप नेगेटिव रिव्यूज़ करोगे तो बहुत सारों को लगेगा यार आप तो बड़े ईमानदार हो लेकिन एट द एंड बिजनेस इज़ एवरीथिंग। आप सारी चीज़ों को बुरा कह के बेचो, अपनी चीज़ ही रहे होते हो ना, और वो भी थर्ड पार्टी चीज़ है। तो ये तो प्रॉब्लम, ये आपको हर दुकानदार, मतलब ऐसा है कि आप एक मार्केट में जाओ, एक दुकानदार के पास एक चीज़ पड़ी हुई है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो टीवी है, कुछ भी है, दूसरे के पास वो नहीं पड़ा ना तो वो पहले वाले को बुरा बोलेगा, क्योंकि उसको अपना बिजनेस करना, बेच वो भी दूसरे ब्रांड की ही चीज़ रहा है, अपनी कोई ज़ाती चीज़, किसी के अब्बा का ब्रांड कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। मेरा काम ही इंशाल्लाह ताला जवाब देगा, जिस तरह हूँ मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने आपको तो देना ही नहीं है ना भाई जवाब मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। हाँ ठीक है, बिजनेस इज़ एवरीथिंग। ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना भाई, आप लोग ही जो है ना अपनी दुकानों में बैठ के चाइना की कुछ चीज़ें बेच रहे होते हो, दूसरे मुल्क की कुछ चीज़ें बेच रहे होते हो, अपने लोकल पाकिस्तान की कोई प्रोडक्शन है ही नहीं। पहले तो अपने पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके आओ, फिर ये हम बाइकआउट भी चला लेंगे, फिर हम लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। फिर मैं जेन्युइनली मैं कहता हूँ, आज पाकिस्तान में से कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड अच्छा इम्प्लीमेंट करे, ईमानदारी से मैं उसको खुद से प्रमोट करूँगा, और ऐसा मैं कर चुका हूँ। डी कोड से मैंने कभी भी 4 आने भी चार्ज नहीं किए हैं। 4 आने मैंने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है, मैंने नहीं चार्ज किए हैं, बिकॉज उन्होंने उस टाइम में अच्छा इंप्लीमेंट किया। लेकिन आज वो नहीं कर रहे तो मैं उनकी चीज़ को उस तरीके से नहीं कवर कर रहा। वीगोटेल से मैंने आज तक कुछ चवन्नी भी चार्ज नहीं की, जो रेवेन्यू बजा एडसन से बजा। जब वो चीज़ अच्छी थी मैंने अच्छी बोली है, जो प्रॉब्लम थी मैंने प्रॉब्लम अच्छी, मतलब प्रॉब्लम बोली है उसमें। इस तरीके से बहुत सारे फ़ोन मैं जेब से कवर कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता एंड पे कि मुझसे ही ख़रीदो, मैं ये कहता हूँ एक्सप्लोर करो, खुद लेना सीखो। मेरा काम है आपको डिसीजन पावर देना, ना कि सिर्फ नेगेटिव। पूरी वीडियो में मैं सब चीज़ें अच्छी बोलूँगा, एंड में बोलूँगा प्राइस कट लगे तो वेट कर लेना। भाई आज के टाइम में अगर एक बंदे का फ़ोन टूट गया हो, उसको ज़रूरत हो, वो कैसे डिसाइड करेगा? ठीक है, और उसकी प्रेफरेंस ही डब्बा पैक हो, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा फ़ोन लेना है कौन सा नहीं? तो आई थिंक हमारा काम है डिसीजन पावर बनाना। हम आपको जा बजा डिफरेंट सीरीज से बनाते रहते हैं। ना मैं नाचता हूँ, ना मैं गाता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ करता हूँ, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू करता हूँ। मेरा काम है एक बैलेंस ओपिनियन देना। जब किट फ़ोन की बात आती है तो मैं आपको सारे प्रोज और कॉन्स समझाता हूँ। और कुछ नए दुकानदार भी यूट्यूब पर आ रहे हैं जो मेरा नाम लेके मुझे क्रिटिसिज्म करते कि भाई को पता ही कुछ नहीं, मेरी जान तू आज काम कर रहे हैं, मैं वाल चिट्टे करा ले 25 साल तो ना सिर्फ है नहीं वाल चिट्टे, बाकी भी वाल चिट्टे हुए हैं चौधरी टेंशन ना है। मैं ऐसी जगह मेरे मरना जीना ही सिर्फ मोबाइल फ़ोन के काम दे नाल है। ठीक है, तो मैं मार्केट के फैक्ट्स को समझता हूँ तो मैं बात करता हूँ। बहरहाल हेटर्स मुझे जो है ना वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो करते रहो भाई, एटलीस्ट एंगेजमेंट तो देते हो। अदील अंसारी कहते हैं शुड वी बाइकआउट A5 Pro विच इज़ मच ओवर प्राइस? डेफिनेटली यू हैव टू बाइकआउट एवरी प्रोडक्ट जो आपको लगती हो मच ओवर प्राइस है। और ये IPS पैनल 720p, इधर वो रियलमी का, इधर वो रेडमी का, इधर वो सैमसंग का, इधर वो इन्फिनिक्स का, इधर वो टेक्नो का है, जितने भी फ़ोन है से बाइकआउट टू दैम। मैं सिर्फ ये करता हूँ, वो पेड प्रमोशन वीडियो होती है, ऊपर इंक्लूड पेड प्रमोशन लिखा हुआ होता है, और उस फ़ोन की जो USP होती है, जैसे इस फ़ोन की USP इसकी IP रेटिंग थी, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट था, वो मैंने किया। उसके अलावा मैंने ये नहीं कहा कि बाय करो, मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो में ये कहा कि एक बार एक्सपीरियंस कर लेना, और कल को ये फ़ोन प्राइस कट लग के, या कोई भी फ़ोन जो ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है वो पता लगे कि 20,000 रुपये प्राइस कट लग गया, तब आप कैसे डिसाइड करोगे? तो जो उसकी USP होती है वो मैं ज़रूर कवर कर रहा हूँ। और इंक्लूड पेड प्रमोशन का मतलब ये है कि भाई मैं थोड़ा जो अपना बिजनेस जनरेट कर रहा, जो मेरे वास्ते हलाल है, मैं 10 के कमा रहा,
मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ यही फ़ोन लेना है, उतने पैसों में मैं आपको बेहतर ऑप्शन अपने Q&A में, अपने कंपैरिजन में बता रहा होता हूँ। तो हाँ, जो फ़ोन आपको लगे, कोई फ़ोन नहीं, आपको लगता है ना आपके मोहल्ले में दूध दही की दुकान है और वो ओवर प्राइस चार्ज कर रहा है, एक बार ਉਹਦਾ भी बाइकआउट करके वेखो ना, जिमें ਤੁਸੀਂ आजकल अलहमदुलिल्लाह अच्छी कैंपेन चल रही है, इसराइल बाइकआउट किया है, ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਮਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ है कि ਅਸੀਂ माल नहीं लाएंगे, तो सामान नहीं खरीदेंगे अगर ਤੁਸੀਂ पाकिस्तानी प्रोडक्ट ਨੂੰ जो है ना ਤੁਸੀਂ ऑब्लाइज नहीं करोगे। तो पहले पाकिस्तान को या लोकल इंडस्ट्री को उस लेवल पे लाना चाहिए हमें, ताकि हमारे पास compete करने के लिए लोकल मार्केट में बिजनेस होना चाहिए। देन वी हैव टू बाइकआउट एवरी प्रोडक्ट जो इसराइल को सपोर्ट करती हो, जो महंगी हो, हमें सब बाइकआउट कर लेना चाहिए। और बाइकआउट करो उन दूध वालों का जो पानी डाल के बेचते हैं, वो तो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। बाइकआउट करो उन होटल्स का जो 1 किलो कढ़ाई के पैसे चार्ज करते हैं लेकिन उसमें गोश्त डालते हैं 700 ग्राम या 600 ग्राम, बाकी मसाले का वेट भी गिनते हैं। तो इन सबको बाइकआउट करने के बाद डेफिनेटली आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ ओवर प्राइस है, कौन सी नहीं। की कह रहे थे कढ़ाई के बारे तुसी? 600 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ 1800 ਦੀ ਕੜਾਈ। हाँ, कढ़ाई 1800 रुपए दी, किलो दे पैसे, गोश्त 500 या 600 ग्राम, ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੋਸ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ओवर प्राइस नहीं नज़र आती चीज़। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, वाह जी वाह, ये तो पिज़्ज़ा भी अच्छा है, ये तो हर चीज़ अच्छी है। लेकिन ਜਦੋਂ मोबाइल फोन का रिव्यू कोई करदा ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ यार ਇਹ ਤੇ ओवर प्राइस है भाई, ये तो सस्ता होना चाहिए, घर आके बूहा खड़का के देना चाहिए भाई ਤੁਹਾਡਾ गिफ्ट है। बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, वी हैव टू फेस क्रिटिसिज्म, वी हैव टू फेस महंगाई हमारी जो हो रही है, लेकिन इसमें सर्वाइवल भी हमने ही ढूंढना है। जैसे एक जंगल में इंसान फंस जाए और उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पत्ते फल खाना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, उसी तरीके से आज के टाइम में, इस जंगल के टाइम में, महंगाई के टाइम में जो टैरिफ्स लग रहे हैं, इस टाइम पर हमने अपॉर्चुनिटीज़ अपनी खुद ढूंढनी है, हमें डिसाइड करना है। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ लिए बात मासक से, पाकिस्तान, पैंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।